बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उपलब्धियों की बात की और जैसा कि हम सब देखते आए हैं कि आप लोगों के पास वो मंत्रालय है जो अकेले दम पर जीडीपी को डबल डिजिट में ले जाने की हिम्मत रखता है और वो हिम्मत दिखी भी है। आपकी उपलब्धियों और आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रश्न ज़रूर होगा, मेरे मन में भी है और हमारे सामने बहुत सारे जो जन संवाद के माध्यम से जो जन जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे बाकी के अतिथि वो प्रश्न करेंगे। लेकिन मेरे मन का पहला एक सवाल ये है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सेना से रहा और बहुत सारे इन 8 सालों में आपके कंधों पर ऑपरेशंस दिए गए, वो ऑपरेशंस जिसमें सरकार संकट मोचक रही और संकट मोचक ने सबसे ज़्यादा भरोसा वीके सिंह साहब पर दिया। अभी हालिया आपने ऑपरेशन गंगा को पूरी तरीके से सफलता के साथ पूर्ण किया। थोड़ी चुनौतियाँ रही, क्या अनुभव रहा? सबसे पहले मैं चाहूँगी आप उसे ज़रूर साझा करें। देखिए, किसी भी एक का, क्योंकि उपलब्धियां पहले मुझसे बताई जा चुकी हैं कि क्या हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। एक सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के बाद जो रही है वो ये है कि हर भारतीय के अंदर इस चीज़ का विश्वास दिलाना कि अगर वो विदेश प्रवास पर जाता है तो अगर उसको दिक्कत आएगी तो भारत की सरकार उसको उस मुसीबत से निकाल कर ले आएगी। ऐसा नहीं है कि इवैक्यूएशन पहले नहीं हुए, लेकिन पहले के इवैक्यूएशंस के साथ जब हम अब के 14 के बाद के इवैक्यूएशंस की जब बात करते हैं, एक फ़र्क है। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है जिससे कि हम अपने लोगों को जल्दी से जल्दी निकाल कर ले आते हैं। और मैं आपको कुछ जो मुख्य वो रहे उनका उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं यूक्रेन वाले उसके ऊपर आता हूँ। जी। ऑपरेशन हमारा यमन के अंदर हुआ। यमन के अंदर उस समय जो आंकड़े थे उसके हिसाब से तकरीबन 2000 लोग के बारे में पता था कि वो लोग वहाँ पर हैं। जाना कैसे है? वहाँ पर लड़ाई चल रही है, हवाई हमले चल रहे हैं। उस समय जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने सऊदी किंग से बात की, सऊदी नरेश से बात की और उनसे कहा कि आप हमको तकरीबन 8-10 दिन, 2 या 3 घंटे का आप हमको समय दे दीजिए, समय जिसके अंदर हम अपने जहाज़ ले जाकर उनको निकाल सकें। इसके ऊपर सहमति हुई। हम लोग जिबूती में गए, जिबूती से रोज़ सना जाकर लोगों को निकाल कर लाते थे। अभी बड़ा आसान लगता है कि जाकर निकाल कर लाते थे। सना के अंदर कोई ज़रिया नहीं था कि लोग बाग हवाई अड्डे तक आ सके। हवाई अड्डा पूरा तहस नहस हो चुका था, उतरने में भी कठिनाई थी और कोऑर्डिनेट करना कि कब उनके हवाई हमले बंद हों, कब आप उनके एयर स्पेस में घुसें, वो अपने आप के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग काम था। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ जबकि वहाँ से पता चलता था एटीसी से कि आप अभी मत आइए। उन 2 या 3 घंटों के अंदर लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इकट्ठा करना, उनकी देखभाल करना हवाई अड्डे पर, उनकी रक्षा करना हवाई अड्डे पर, सारी उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराना। और जब हमने उनको इवैक्यूएट करना शुरू किया तो देश की जो हमारी ख्याति थी वो शायद देश के अंदर उतनी नहीं आई जितनी कि बाहर के लोगों ने कवर की, जिसके कारण बाहर के देशों ने हमको कहना शुरू किया हमारे भी नागरिक लेकर आइए। हमने तकरीबन 7000 लोग निकाले, जिसमें से 5000 हमारे थे, 2048 देशों के थे जो कि यमन के अंदर फंसे हुए थे। जैसे मैंने आपको कहा, शुरू के आंकड़े 2000 के थे, लेकिन 3000 और थे। कई तो ऐसे थे जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे और उसके बाद 6-7 साल वहीं पे रुके रहे। तो ऐसे ये हमारी भारतीय मनोवृत्ति है कि जब हम तब हिलते हैं जबकि गोला बिल्कुल सिर के ऊपर गिरता है, और अगर वो पहले चलते तो शायद काम आसान होता। दूसरा हमारा साउथ सूडान के अंदर आया, जिसको संकट मोचन नाम दिया गया।
सुषमा जी के द्वारा। वहाँ पर भी हालत ये थी कि हवाई अड्डा सुरक्षित नहीं था। अब उस हवाई अड्डे पे उतरेंगे कैसे, अपने लोगों को निकाला कैसे जाएगा। एक हमको मदद मिली कि एक हमारी यूनिट जो है वो यूएन की फोर्स के नीचे वहाँ पर थी, उनको मिलाप किया गया, मदद ली गई। जब उन्होंने बताया कि इस समय हवाई अड्डे पर आप उतर सकते हैं, तो लोगों को लाकर और हवाई जहाज़ को उतारकर उनको वहाँ पर निकाला गया। अलग स्थिति थी। और जब हम यूक्रेन पर आते हैं तो बिल्कुल ही अलग स्थिति थी। हमारे तकरीबन 22,000 बच्चे जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में थे, और ज़्यादातर लोग कीव के पूर्व में थे, रूस की तरफ। इसलिए वहाँ से निकाल के उनको अलग अलग देशों तक लाना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा काम था, जिसके अंदर दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी की मदद मिली। उन्होंने पुतिन साहब से भी बात की और जेलेंस्की से भी बात की, ताकि हमें मदद मिल सके अपने लोगों को निकालने में उस गोलाबारी के अंदर। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हमने सूमी से लोगों को निकाला तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन के अंदर यूक्रेन से लेकर उनको 650 लोग थे, उनको स्पेशल ट्रेन के अंदर निकाला। रात के टाइम ट्रेन चली बिना लाइट के। तो ये अपना एक अलग माहौल होता है और हर इवैक्यूएशन अलग होता है, हर इवैक्यूएशन की अलग दिक्कतें आती हैं। और सिर्फ एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि कांस्टेंट रही है वो है कि किस प्रकार हमारे देश का मान दुनिया के अंदर है और हमारे प्रधानमंत्री जी का मान दुनिया के अंदर है कि कई चीज़ों के अंदर आसानी होती है। बिल्कुल इसी विश्वास और भरोसे पे ही हमने देखी वो तस्वीरें कि जब आपकी उपस्थिति वहाँ होती है तो जैसे घर परिवार का एक मुखिया आ जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं, वो स्थिति भी हमने देखी थी। अब आपके मंत्रालय पर आ जाते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर भी ऑपरेशंस चल रहे हैं बड़े बड़े। आपने वेग की बात की, आप भारतीय मनोवृत्ति की बात कर रहे थे, मैं युवा मनोवृत्ति की बात करूँगी। उन्हें वेग बहुत पसंद है और वेग और आवेग के बीच में कई बार ऐसा होता है कि हाईवेज़ पर जो कंट्रोल होना चाहिए स्टीयरिंग पर वो नहीं हो पाता है और एक्सीडेंट्स जैसे केसेस आते हैं। बहुत दुखद केसेस भी सामने आते हैं, बहुत सारे युवा इस चलते अपनी जान गंवा देते हैं। आपकी सरकार की तरफ से, आपके मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि पूरी कोशिश रहेगी कि जो कैजुअल्टीज़ हैं वो 0% पे आ जाएं। उसे देखते हुए क्या विशेष अब उपाय किए जा रहे हैं 8 सालों के दौर में, और अब नया क्या? देखिए, रोड सेफ्टी एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत ऐसा मुद्दा जिसके अंदर पूरे टाइम हम लोग यही सोचते रहते हैं कि कैसे रोड सेफ्टी की बात की, क्योंकि साल के अंदर तकरीबन 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग बाग हमारे बीच में नहीं रहते। और ये 1.5 लाख कौन है? जो 40 की उम्र के नीचे वाले, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। कारण बहुत हैं और इन जब कारणों के ऊपर विचार किया गया तो जो हमारे कंट्रोल में है कि कैसे रोड इंजीनियरिंग को सुधारा जाए, कैसे इस चीज़ के बारे में शिक्षा दी जाए लोगों को उनके शिक्षण संस्थानों में या और जगह पर, और प्रचार करके जो हम पहले रोड सेफ्टी डे मनाते थे वो अब तकरीबन रोड सेफ्टी वर्ष बन गया है कि पूरे वर्ष कुछ ना कुछ हम करते रहें ताकि लोग भूलें नहीं कि रोड सेफ्टी के अंदर हमको क्या करना है। साथ साथ हाईवे इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए संस्था रखी गई ताकि वो ट्रेन होकर हाईवेज़ का मुआयना कर सकें, निरीक्षण कर सकें कि वहाँ पर दिक्कत क्या है, और जहाँ पर भी कोई दिक्कत है, जहाँ भी कोई ब्लैक स्पॉट जिसका हमें पता चलता है, उसको दूर करने के लिए फाइनेंशियल पावर डेलीगेट कर दी गई ताकि उसी क्षेत्र का जो अधिकारी है उसको ठीक कर सके। यहाँ तक नितिन गडकरी जी ने एक सुझाव दिया सब लोगों को कि उस क्षेत्र के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं या जो कॉलेजेस सिविल इंजीनियरिंग कराते हैं, उनके बच्चों को भी एक एक्सपीरियंस के तौर पर रोड्स का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए ताकि वो भी इसके अंदर शामिल हो सकें और एक देश के अंदर एक तरह का जन आंदोलन शुरू होगा। क्योंकि मेरा मानना है जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा तब तक हम एक्सीडेंट्स पे काबू नहीं पा सकते। बिल्कुल सत्य कहा आपने, जन आंदोलन की बात हो रही है और जब हम कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आंदोलन ही एक आधार बनता है।
आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि 100 एयरपोर्ट्स का आप लोगों ने टारगेट रखा है उड़ान योजना के तहत। सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आप आम आदमी तक उड़ान योजना को पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फेयर को लेकर सर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि फेयर अभी आम जनमानस तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। एयरपोर्ट मेंटेनेंस को लेकर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, कैप्स तय की गई थी, बट अनफॉर्चुनेट रहा कि उस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाई। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो आम जनमानस ने ही कहा सोशल मीडिया के ज़रिए कि आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछें कि उनकी पॉकेट पर भार कब कम होगा और वो कब उस उड़ान को उड़ सकेंगे। बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको दो चीज़ बोलना चाहूँगा। या तो सरकार हवाई कंपनियों को कंट्रोल करके रखे या उनको बाज़ार के मुताबिक काम करने दें। और मेरे ख्याल से एक जनरल सहमति ये होगी कि जब तक वो बाज़ार के हिसाब से काम नहीं करेंगे उनका विकास नहीं होगा। अगर सरकार का उनके ऊपर अंकुश रहता है तो कभी भी किसी हवाई कंपनी का विकास नहीं होता है। और जब आप उनको छोड़ देते हैं और बाज़ार के हिसाब से जब वो काम करते हैं तो कई दिक्कतें आती हैं जिसमें किराए ज़्यादा बढ़ते हैं। हमने पीछे कोशिश की कि किस तरीके से कुछ चीज़ों के अंदर कमी लाई जाए, और ख़ासकर जो ATF के ऊपर वैट लगता है, हमारे मंत्री जी ने और हमने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात की। तकरीबन 12 प्रदेशों ने अपना वैट 1% कर दिया। 1% करने से उनको फ़ायदा क्या मिला? वहाँ पर ज़्यादा फ्लाइट्स जाएंगी, जितनी ज़्यादा फ्लाइट्स जाएंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, किराया कम आएगा। लेकिन सर टच एंड गो को लेकर जो स्थिति बनती है उसमें तो अगर आधे घंटे का गैप है तो भी वो 25,000 30,000 वाला जो बर्डन पड़ता है उसको कैसे मैनेज करेंगे? जहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम कुल्लू ले लें। कुल्लू के अंदर जो हवाई स्ट्रिप है उसके ऊपर सिर्फ 30 आदमी की कैपेसिटी वाला जहाज़ लैंड कर सकता है। तो अगर ATR भी जाएगा तो वो आधी अपना लोड लेकर जाएगा, और जब आधा लोड लेकर जाएगा और भीड़ आपके पास बहुत है तो फेयर आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब कोशिश की जा रही है कि इसको कम करने के लिए एक स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम लाई जाए जिसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी उसके ऊपर रिजल्ट आएगा और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको जो अब दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। चलिए, उम्मीद है सर। और कुछ सवाल अब जी सर प्लीज। जनरल साहब, मेरा नाम आकाश जिंदल है। 8 साल मोदी सरकार, सैल्यूट करता हूं मोदी साहब को, मुबारकबाद देता हूं आपको भी। रिकॉर्ड आप लोग बना रहे हैं। 8% की GDP ग्रोथ इस साल आकाश जिंदल ने ग्लोबल एजेंसीज प्रेडिक्ट कर रही हैं हिंदुस्तान के लिए, जबकि दुनिया भर की GDP ग्रोथ मात्र 2.7% रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण 4.1% से कम कर दी गई है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर कुछ तकलीफ और दिक्कतें भी हैं। आप तो एविएशन मिनिस्टर हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल आज लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली आज की तारीख में टुडे। तो ऐसे में लावनी ने आपसे पूछा ही था कि एयर टिकट्स या फेयर्स कैसे रहेंगे। तो आज की तारीख में जहां मोदी साहब ने इतना खूबसूरत नारा हमारे देश को दिया है, आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत हमने ग्रो भी किया है, दुनिया हमें मान भी रही है, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि एनर्जी, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो, उसमें भी हम सेल्फ डिपेंडेंट बने? कई एफर्ट्स हमने होते हुए देखे हैं लेकिन अभी भी उससे दूर है। और एक तरफ सड़कें बन रही हैं, बहुत अच्छी, मुबारक हो सर आपको, लेकिन हो क्या रहा है उसके बावजूद मैं कनॉट प्लेस से रोहिणी अपने घर जाता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल टाइम आधा घंटा बढ़ गया है। आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट आपकी सरकार बहुत दे रही है, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके पीछे कारण है सर। कारण ये है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। क्या आपकी सरकार ऐसा नहीं सोचती कि अब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए? यूरोप की ग्रोथ हमसे बहुत कम है, 10 सेकंड और, वहाँ पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही, इसलिए सब मज़े में रह रहे हैं। क्या इस चीज़ में मुझे आपका और आपकी सरकार का समर्थन मिलेगा सर? ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, पहली चीज़ तो आपने जो बताई ATF के लिए, उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। एक अगर आपको याद होगा, पिछले साल
एक ट्राई किया गया था एटीएफ की जगह बायोफ्यूल के साथ, कुछ सक्सेस मिली, कुछ सक्सेस उसके ऊपर और चाहिए। ये काम चल रहा है और ये काम के लिए लोगों को एक प्रेरणा देनी ज़रूरी है, क्योंकि हवाई जहाज़ की जो कंपनियां हैं उनको लगना चाहिए कि वो इसके साथ चला सकते हैं। थोड़ी इसके अंदर फिनिश की ज़रूरत है, वो काम चल रहा है और मेरा मानना है कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अपना इंपोर्ट बिल भी कम करेंगे और आत्मनिर्भरता इस मामले के अंदर आएगी। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि जनसंख्या के बारे में, हम सब लोग चिंतित हैं। जब ज़्यादा चिंता होगी तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। नमस्कार। लावनी, जय हिंद सर। मैं खुद नॉर्थ बिहार का हूँ, समस्तीपुर का हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ एयर स्ट्रिप्स है, दरभंगा तो फंक्शनल कर दिया आपने, बहुत अच्छा किया। कुछ ऐसे एयर स्ट्रिप्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। नॉर्थ बिहार में लीची है, केला है, कटहल है, मालदा आम है। आप यदि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे सर तो ये सब पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो स्पेशल फल है वो पहुंचेगा। एक और बिंदु, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। तीसरी चीज़, वहाँ आर्थिक विकास होगा। और हमें इस बात का मुझे एहसास है कि जब कनेक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो एक समस्या आपके सामने आएगी, क्या इतना ट्रैफिक मिलेगा? तो हमको भूलना नहीं चाहिए सर कि मेरे गांव से नेपाल पहुंचने में 2.5-3 घंटा लगता है। तो नेपाल की भी लोग पटना के दरभंगा के बजाय वो प्रेफर करेंगे कि समस्तीपुर लैंड करें या उससे और आगे लैंड करें। तो इस पर थोड़ा सा सर ध्यान देते तो मैं बहुत शुक्रगुजार होता सर। मैं एक ही चीज़ का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी छोटी स्ट्रिप्स हैं, जितनी भी हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो हमारे नज़र में है। और जब मैं 100 की बात करता हूँ तो ये 100 रहेगा या 150 हो जाएगा, वो समय बताएगा। दूसरी चीज़, कृषि उड़ान के नीचे और कार्गो को हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि उड़ान के नीचे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो एक जगह की दूसरी जगह जा सके, ताकि किसान को भी फ़ायदा हो, अच्छा सामान दूसरी जगह पहुंच सके। और पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां से ये काम शुरू हो चुका है। आपके यहाँ भी आएगा और आपका कटहल भी दूसरी जगह जाएगा। हाँ, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा है। इस बीच में एक सवाल लेते हैं, फिर हम सर इधर पहुंचते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत जल्दी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स होंगे और नज़र आएंगे। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे यहाँ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है उसमें 9 मेंबर्स तक को ही अलाउ किया जाता है, जबकि हम बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ में देखते हैं 13-14 का रेंज भी है। तो क्या हम आने वाले समय में देख पाएंगे कि जो मेंबर्स होंगे उनकी संख्या में इजाफा होगा, जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होंगे? हम उस पर क्या वर्क कर रहे हैं? नहीं, आप मेंबर्स क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए कंट्रोल होने की बात। मेरा मानना है कि जितनी टोली छोटी होती है उतना निर्णय अच्छा होता है और जल्दी होता है। लेकिन देखिए, समय बताएगा कि उनकी ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसे ही कहना कि हम बढ़ा दें तो ठीक नहीं होगा। ठीक है सर। नमस्कार, मैं मोहन गर्ग फ्रॉम महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश। मैं मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नेशनल हाईवे में एक शानदार काम हुआ पिछले 8 साल में, उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। लेकिन मंत्री जी, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही जयपुर से दिल्ली आ रहा था वापसी में, तो कई जगह और शाहजहाँपुर के पास बहुत लगभग 1-2 किलोमीटर स्ट्रेच बहुत ख़राब है। ऐसे ही अन्य हाईवे पे भी देखने को मिलती है। मेरा निवेदन है, जो टोल ऑपरेटर हैं या जो नेशनल हाईवे उन्होंने बनाया, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उसका रख रखाव पूरा करें। पूरी गाड़ी ऐसे डगमग हो जाती है, एक्सीडेंट का डर होता है। और ऐसे ही अभी पंचकुला गए हमारे ब्रदर इन लॉ 2-3 दिन पहले, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि 1.5 घंटा टोल पर एक्स्ट्रा लगा उनका, जबकि इतने बड़ा पंचकुला तक हाईवे बन गया है। लेकिन टोल पर अभी भी बहुत जगह अव्यवस्था होती है। जो टोल वो कैच करता है सिग्नल, कई बार वो ख़राब हो जाता है, फिर अगली गाड़ी रुक जाती है। तो इस पर मंत्रालय थोड़ा विशेष ध्यान दे। मैं 2 चीज़ आपको कहना चाहूँगा। एक तो जो जयपुर का जो मार्ग है, जो कि काफ़ी सालों से इसमें दिक्कत थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा था, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। अब उसके ऊपर काम शुरू हुआ है
ये दिक्कत जो आपने देखी है कुछ दिन की दिक्कत है। जो भी हमारा कलेक्शन अब तक हुआ है वो पूरा लगाकर हम उस मार्ग को बहुत अच्छा बना रहे हैं। जहाँ तक टोल का सवाल है, ये मुझे एक बार जाकर चेक करना पड़ेगा कि पंचकुला में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि किसी भी टोल पर, और मैं कई जगह जाता हूँ, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। एक पीछे फिक्की के एक अधिकारी थे जो कि बेंगलोर से आए, और उन्होंने पहली चीज़ उन्होंने जो मुझे फ़ोन करके कहा कि जी मैं 3 दिन चला हूँ और किसी भी टोल के ऊपर मैं 1 मिनट से ज़्यादा मैंने वेस्ट नहीं किया। तो ये आपने जो चीज़ बताई है, क्योंकि हम हर टोल को मॉनिटर करते हैं, लाइव डेटा हमारे पास आता है, हम चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, उसको ठीक कराने की कोशिश करें। जी सर। नमस्कार जनरल साहब, मेरा नाम विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी है। मैं आपके दोनों सारे काम की बहुत सराहना करता हूं, पर मेरा सवाल 2 एंगल से जिसका आप लेके आए अभी। पहले तो है एक डेवलपमेंट ऑफ एयरफील्ड्स जिसकी आप बात कर रहे थे। ईस्टर्न सेक्टर में 36 एयरफील्ड ऐसे हैं जो वॉर टाइम एयरफील्ड हैं, जैसे कि चकुलिया, दालबमगढ़, ये सारे के सारे हमने देखे हैं। मैं किसी में लैंड भी कर चुका हूँ। वहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो तो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी दोनों एंगल से ईस्टर्न सेक्टर में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और जो बॉर्डर रोड्स, जो खासकर चाइना वे बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप सोचते हैं कि चाइना इस बात में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और हमारी भी एक्टिविटी कोई कम नहीं है? तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और विचार डालें तो थैंक यू वेरी मच। प्रफुल्ल जी एयरफोर्स से हैं, तो एयरफोर्स से कनेक्टेड सवाल आपका पहला था, उसका जवाब देता हूँ। जो आपने चीज़ बोली है वो ध्यान में है, उन स्ट्रिप्स को डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम हम ला रहे हैं ताकि वो हब और स्पोक मॉडल पर हम हर जगह को नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्ट कर सकें, ताकि पूरा नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड टेरिटरीज़, कुछ ऐसी जगह जो कि बिल्कुल इंटीरियर में है जहाँ पर कम आवागमन होता है, इन सब के ऊपर हमारा ध्यान। और जब मैं कहता हूँ 100 की डेवलपमेंट होगी तो इन सब के अंदर ये सब शामिल है। जहाँ तक हमारा बॉर्डर कनेक्टिविटी का सवाल है, बहुत काम हुआ है और बहुत काम चल रहा है। कई बार बहुत से लोग इसको चीन के साथ इसकी तुलना करते हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहूँगा, चीन की तरफ पठार है, आप डोज़र लगा के चला दीजिए, रोड बन जाती है। हमारी तरफ हिमालय पर्वतमाला है जो कि कच्चा पहाड़ है, पत्थर और मिट्टी है, एक जगह से उसको जब तोड़ा जाता है तो पहाड़ नीचे गिरता है। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है बनाने में, लेकिन उसके बावजूद हमारी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। और हम बड़ी जल्दी आपको ये भी खुशखबरी देंगे कि आप लिपू लेक पास तक जा सकते हैं, ताकि आपको आगे मानसरोवर जाने में आसानी हो। सर आगे कुछ और सवाल है, लेकिन इस बीच में एक और सवाल आपके लिए है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नागरिक उड्डयन भी संभाल रहे हैं, वो मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक बड़ा बहुत अच्छा उसे कदम कहा जाएगा, लेकिन कदम पीछे ले लिया सर आप लोगों ने। आपने कहा कि भारतीय संगीत जो एक पहचान है, हमारी संस्कृति का आधार है, ये कहा हुआ था कि इंडियन एयरवेज में और जहाँ पे भी है हर जगह भारतीय संगीत की गूंज सुनाई देगी। लेकिन उस कदम को थोड़े से विरोध के लिए कुछ लोग, जिनको शायद राष्ट्रवाद की परिभाषा भी संपूर्ण रूप से ना आए, उन्होंने असहिष्णुता दिखाते हुए, हालांकि वो बहुत सारी परिभाषाएं और ख़ुद को सहिष्णु बताते हैं, लेकिन उन्होंने इंटॉलरेंस दिखाते हुए विरोध किया और सरकार ने उस कदम को पीछे ले लिया। दुख हुआ थोड़ा सा सर, क्यों ऐसा हुआ? पीछे की बात नहीं है। एक पहले भी एक चॉइस थी एयरलाइंस के पास, और मेरा मानना है कि जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, और भारतीय संगीत को पाश्चात्य के अंदर बहुत महानता मिलती है, लेकिन कई बार वही होता है कि जो घर की चीज़ है उसकी उतनी अहमियत नहीं होती। और ये एक बार जब उनको चॉइस दे दी गई, वो क्या चलाना चाहते हैं, आधे टाइम तक तो लोग बागों को मेरे ख्याल से ज़्यादातर समझ में नहीं आता कि बज क्या रहा है। शायद हिंदुस्तानी संगीत हो
हमारे अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर, उनके ऊपर उनको शांति भी मिलेगी और उनको अच्छा भी लगेगा। कोशिश की जा रही है कि लोग बाग इस चीज़ को समझें। अनिवार्य करेंगे इसे? देखिए, किसी भी चीज़ को अनिवार्य करने से आप एक ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं कि कुछ लोग, क्योंकि अनिवार्य हो गया इसीलिए उसका विरोध करते हैं। तो विरोध? अनिवार्य मत करिए, आप देखिए कुछ दिनों के अंदर अपने आप लोग बाग मान जाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। एक प्रश्न इधर से जी। नज़दीक रखिए जरा। थोड़ा करीब से होकर के। हाँ, नमस्कार जनरल साहब, मेरा नाम जितेंद्र खुराना है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से नहीं है, मेरा प्रश्न आदरणीय जनरल साहब से है। अग्निवीर योजना के बारे में निष्पक्ष आपका विचार। मेरा निवेदन है, उत्तर मंत्री जी ना दें, उत्तर जनरल साहब दें। धन्यवाद। मैं आपको 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा इसके अंदर। आपको 62 की लड़ाई याद है? एक इमरजेंसी कमीशन चला था उस टाइम। 3 महीने ट्रेनिंग करके ऑफिसर लड़ाई के मैदान पर इसी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारे चले। योजना आई है, अभी इसको ज़मीन पे पैर तो रखने दो। अभी से उसके पैर तोड़ने की क्या ज़रूरत है? एक बार ज़मीन पे आने दो, देखेंगे। योजना के अंदर, हर योजना के अंदर कोर्स करेक्शंस होते हैं, हर योजना को परखा जाता है और मुझे पूरी आशा है कि जब उसको ठोक बजाकर परखा जाएगा, अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने आप आ जाएंगी। अभी से उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, हाँ सर, जनरल एक साहब, और। मैं आप ही के क्षेत्र का हूँ, आप ही का अपना हूँ, अशोक कुमार गोयल। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में आपके प्रति लोगों में सद्भाव है और आप निश्चित रूप से सबके लिए, देश के लिए तो संकट मोचक के रूप में सामने आते ही हैं, लेकिन सबके लिए कहीं ना कहीं मददगार बने हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे चाइना के चारों तरफ सड़कें, मतलब जहाँ भी हमारा जहाँ जहाँ सीमाएं मिलती हैं, सड़कें बनाकर हमने सशक्त स्वाभिमानी भारत का संदेश चाइना को दिया था, क्या कुछ ऐसी आवश्यकता है निकट भविष्य में, देखते हुए कि चाइना जैसे सड़कों के उधर बस्तियाँ बना रहा है और ये कर रहा है, तो कहीं और कुछ ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है क्या? अशोक जी, जितना प्रयास किया जा सकता है वो किया जा रहा है और अपने सीमाओं के ऊपर संपर्क कैसे स्थापित हो, लोगों की प्रगति के लिए, सेनाओं के काम के लिए, आवागमन के लिए, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी काम चल रहा है। सर, ये प्रश्न का सिलसिला, क्योंकि मन का जो भाव होता है, जनसंवाद इसे ही कहते हैं, और आपको हमें बताने में बहुत हर्ष होगा कि हम एकमात्र एक ऐसा चैनल है जिसने जनसंवाद कार्यक्रम की अवधारणा इसलिए रखी क्योंकि जन और सरकार जन के बीच में जो सामंजस्य है वो बना रहे, और इसीलिए हमने कॉन्क्लेव में ये चाहा कि जितने प्रश्न हो सके वो प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। कुछ और प्रश्न होंगे संभवतः। जी जनरल साहब नमस्कार। आपको और आपकी सरकार को दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप लोगों ने बहुत कार्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आपकी सरकार में जो अभी हम बात कर रहे थे कि सड़कें बनाई जा रही हैं नई नई, और सड़कों पे बहुत काम हो रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और ये हमारा ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर रहा है। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि बाकी की जो एजेंसीज़ होती हैं वो जो नई सड़क बनाई जाती है उसको बनने के कुछ ही समय के अंदर या तो तोड़ देते हैं या काट देते हैं, रोड डिगिंग हो जाती है। उससे हमारा ट्रैफिक भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। दूसरे, अभी आकाश जी ने एक प्रश्न किया था कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य हो रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। जनसंख्या को अगर हम सही रूप से, अगर एक सही दिशा दे दें, तो यही जनसंख्या हमारे लिए आगे जाकर के एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। वी हैव टू सी द सोशल डेमोग्राफिक्स ऑल्सो। हमें ये देखना है कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करते हुए कहीं एक
कहीं आगे जाकर के माइनॉरिटी खुद ही ना बन जाए। तो मेरा इस पर ये है प्रश्न कि जो सड़क परिवहन है, क्या हम ये देख रहे हैं कि सड़कें चौड़ी भी हों, साथ साथ सड़कों के जो रोड डिगिंग है वो ना हो, और रोड मैनेजमेंट, एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि समस्या ये आती है कि लोगों के पास ट्रांसपोर्ट अपनी लेकर के जाना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट गुड इनफ। उत्तर सर देंगे क्योंकि समय की कुछ जी, सीमाएं हैं। मैं जस्ट 10 सेकंड मैं अपने प्रश्न को रैप अप कर रहा हूँ। तो वी हैव टू फोकस ऑन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन ऑल दी एजेंसीज, जहाँ सड़कें ना तोड़ी जाएं बार बार, और दूसरे जो रोड ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो थोड़ा सा मजबूत किया जाए। ये मेरा प्रश्न। आपने काफ़ी अच्छी भूमिका से सवाल पूछा। देखिए, जो समस्या आप बता रहे हैं सड़क तोड़ने की, नेशनल हाईवेज पे नहीं आती, ना ही स्टेट हाईवे पर आती है। ये समस्या आती है शहरों में, गांवों में, जहाँ पर अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं। लेकिन सड़कें अच्छी बने, सब मंत्रालय उसके साथ शामिल हों, इसीलिए प्रधानमंत्री गति शक्ति का काम किया गया है, ताकि सब पूरी की पूरी सरकार मिलकर एक काम को अच्छे तरीके से कर सके। ये नहीं हो कि जी अभी आपको वन वाले कह दें कि अभी आगे नहीं जाना, आपको कोई और कह दे कि अभी इसके अंदर ये दिक्कत है। तो सब मंत्रालयों को मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति की जो संरचना की है, उससे 99% ये समस्याएं दूर होंगी। जहाँ तक शहरों का सवाल है, आप के जो लोकल बॉडीज़ हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा बताएं तो उनको ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे प्रश्नों का मन से आज जवाब दिया और इसके लिए हम भी बहुत आभारी हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी से कि वो मंच पर आकर हमारे अतिथि का अब आभार व्यक्त करें और पुस्तक भेंट करके उनका आभार व्यक्त करें। कपिल पाटिल सर का भी हम स्वागत दोबारा कर रहे हैं। सर शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ चलता है।